सो हेलो एवरीवन, दिस इज जगदीश। वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 किया था फेडरलिज्म का, और इस वीडियो में हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने दो टॉपिक में मेन फोकस किया था। पहला, व्हाट इज फेडरलिज्म, फेडरलिज्म, फिर यूनाइटरी क्या होता है, फेडरलिज्म क्या होता है, दोनों को कंपेयर करके मैंने फेडरलिज्म को पढ़ाया। उसके बाद हमने सेकंड, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, तो वही फीचर्स हमने अप्लाई किए कि अगर ये इंडिया में इस फीचर्स देखे जाते हैं तो इंडिया फेडरल कंट्री है। तो ये दोनों टॉपिक डिटेल में हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किए, तो पिछला वीडियो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। ये पार्ट 2 है। तो यहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया, है ना। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, एक्चुअली प्रैक्टिस कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है भाई, फीचर्स तो इंडिया में देखने को मिल रहे हैं, बट कहाँ देखने को मिल रहे हैं, ये टॉपिक में हमें वो पढ़ना है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल provisions are necessary for the success of the federalism, but these are not sufficient। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखकर कुछ नहीं होता है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखकर नहीं चलता है, और फेडरलिज्म उस तरीके से नहीं आएगा। एक्चुअल द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन अवर कंट्री। क्या भैया हमारा नेचर कैसा है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर सिस्टम कैसा है हमारे इंडिया का, उस पर डिपेंड है कि फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होगा। सिर्फ हम बना देंगे प्रोविजन की फेडरलिज्म होना चाहिए, ये सारे रूल्स हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दे, क्या रूल से हो सकता है कि फेडरलिज्म एक्चुअल प्रैक्टिस में आ सकता है? क्या नहीं आ सकता। एक्चुअली हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन कैसा है सिस्टम, उस हिसाब से फेडरलिज्म अप्लाई होता है। तो रिस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी एंड द डिजायर फॉर द लिविंग टुगेदर बिकम द शेयर आइडियाज ऑफ अवर कंट्री। हमारे कंट्री में इतने सारे लैंग्वेज रीजन के लोग रहते, बट साथ में मिलजुल कर पीसफुली लिविंग टुगेदर, जो हमारा डिजायर है कि हम साथ में रहे, वो हमें अपने आप में फेडरलिज्म को सक्सेस दिलाता है। कैसे? जब लोग साथ में रह रहे, पावर को शेयर कर रहे, मतलब वहां पे फेडरलिज्म का सक्सेस है ना, तभी तो फेडरलिज्म को सक्सेस मिलेगा। तो हमारे कंट्री में कंडीशन ही वही है कि हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेज है, रिलीजन के लोग बोलने वाले, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग है, राइट। इसलिए हमारे कंट्री में फेडरलिज्म परफेक्टली क्या होता है, अप्लाई होता है। सिर्फ प्रोविजन बनाने से कुछ नहीं होगा, एक्चुअल कंट्री में सिस्टम कैसा है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल, उस पर डिपेंड होता है। तो कहां कहां दिखाई देता है अभी इंडिया में, इंडिया ने कहां कहां कौन से ऐसे चीजों में फेडरलिज्म को यूज किया है, राइट। बेसिकली सबसे पहला है लिंग्विस्टिक, सबसे पहला है लिंग्विस्टिक। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन अवर कंट्री। सबसे पहला स्टेप था हमारा कि हमने क्या किया था, लैंग्वेज के बेस पे कंट्री को क्या किया था, हमने डिवाइड किया था। पहले सिर्फ 14 स्टेट्स थे, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है मैप में, मैंने बताया आपको। यहाँ पे 1956 का जो मैप है, वहां पे सिर्फ 14 स्टेट्स थे। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, बॉम्बे, गुजरात और महाराष्ट्र मिलके बॉम्बे हुआ करता था, राइट। तो इसी को हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया, राइट। हमने बॉम्बे को डिवाइड करते महाराष्ट्र अलग कर दिया, गुजरात अलग कर दिया। लैंग्वेज के गुजराती बोलने वाले गुजरात बना दिया, मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र बना दिया, राइट। तो क्या किया, यहाँ पे लैंग्वेज के बेस पे बेसिकली डिवीजन करने किया गया, राइट। तो सबसे पहला टेस्ट था हमारा फेडरलिज्म का कि भैया लैंग्वेज के बेस पे हमने क्या किया, सबको पावर को क्या किया, शेयर किया, मतलब फेडरलिज्म प्रैक्टिस होता है। तो कहां होता है, ये देखो यहाँ होता है, सीधा बताना है कि लिंग्विस्टिक स्टेट देख लो हमारे, वहां पे क्लियरली आपको देखने को मिल जाएगा फेडरलिज्म हम प्रैक्टिस करते हैं भैया। अगर प्रोविजन नहीं है तो कोई क्या हुआ, बट हम क्या कर रहे हैं, फेडरलिज्म को एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक कैसे बनाया हमने, सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ओनली बेस्ड ऑन लैंग्वेज, कुछ कुछ लैंग्वेज के बेस पे बना दिया, गुजरात, महाराष्ट्र, ये लैंग्वेज के बेस पे हमने क्या किया, स्टेट्स को बना दिए। बट कुछ कुछ स्टेट, सम स्टेट वर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, बट सम रिकॉग्नाइज डिफरेंट बेस्ड ऑन द कल्चर, इथनिसिटी, ज्योग्राफी। किसी किसी का कल्चर अलग है, इथनिसिटी अलग है ना, उसके बेस पे भी हमने स्टेट को डिवाइड किया। जैसे कि एग्जांपल है नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। भैया ये ऐसे कंट्रीज, ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया के जहां हमने लैंग्वेज का हमने यूज नहीं किया एज अ पैरामीटर फॉर द डिवीजन, बट हमने कल्चर को एज अ बेस रखा। नागालैंड, झारखंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। सम नेशनल लीडर्स feared creation of the linguistic state would be disintegration of the country। कुछ लोग जब ये लिंग्विस्टिक बेस पे हम स्टेट को डिवाइड कर रहे थे, तो कुछ ऐसे लीडर थे हमारे जिनको लगा कि अरे यार, हमने अगर रिलीजन के बेस पे डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा कंट्री का, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, अलग हो जाएगी, सारी कंट्री डिवाइड हो जाएगी। बट सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड इंसिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर द सम टाइम, बट फिर भी डेयरिंग किया कि भैया करके देखते क्या होता है। करने के बाद जो आउटकम आया भाई साहब,
जो आउटकम आया वो आउटकम बहुत ही बेहतरीन था। लिंग्विस्टिक के बेस पे हमने कंट्री को डिवाइड कर दिया, बट कंट्री डिसइंटीग्रेट नहीं, वो एक्चुअल डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ, बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट हैज एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। भैया कंट्री और यूनाइटेड हो गई। लैंग्वेज पे बेस पे हमने स्टेट्स को डिवाइड कर दिया, उससे डिसइंटीग्रेशन तो नहीं, यूनाइटेडनेस और ज्यादा बढ़ गया। कंट्री में हमें यूनाइटेड पावर देखने को मिल रहा है, राइट, बिकॉज ऑफ दिस स्टेप। इट हैज आल्सो मेड, पहले क्या हो रहा था, देखो डर रहे थे, क्या हो रहे थे, नेशनलिज्म फियर्ड, बट आउटकम देख के वो काफी खुश हुए कि डिसइंटीग्रेशन तो नहीं, हमारा यहाँ पे यूनाइटेड ज्यादा देखने को मिला। इट हैज आल्सो मेड द एडमिनिस्ट्रेशन इजियर। हाँ भैया, आपने क्या किया है, ये बड़े से स्टेट को आपने डिवाइड कर दिया है अलग अलग पार्ट में, तो ऑब्वियसली यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ का वो अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएंगे, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे ये बहुत बढ़िया स्टेप है, बहुत इजी एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। ओके, इसके साथ दूसरा है लैंग्वेज पॉलिसी, है ना। पहले हमने लिंग्विस्टिक स्टेट, नाउ लैंग्वेज पॉलिसी क्या। अवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी लैंग्वेज। भले ही हमने लैंग्वेज के बेस पे क्या किया है, स्टेट्स को डिवाइड किया है, बट हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे गवर्नमेंट ने किसी भी पर्टिकुलर एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया है। ओके, इज हिंदी अवर नेशनल लैंग्वेज? सोच के बताना, कमेंट में जरूर बताना कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है क्या। क्या लगता है आपको? बहुत सारे लोगों को अगर पूछा जाएगा हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है क्या, वो बोल देते हाँ है, बट हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी एज आइडेंटिफाइड एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट अ नेशनल लैंग्वेज। बिसाइड हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड एज अ शेड्यूल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे 22 और ऐसे रिकॉग्नाइज शेड्यूल लैंग्वेजेस है 21 जो कि हमने रिकॉग्नाइज किए गए हैं। अगर यूपीएससी का एग्जाम देते हो तो आपको 22 अलग अलग लैंग्वेज में आप दे सकते हो। क्यों? क्योंकि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, सबके लिए एक मौका मिलना चाहिए। लैंग्वेज एक बैरियर नहीं बनना चाहिए, दैट्स व्हाई। ओके, सो कैंडिडेट इन एग्जामिनेशन कंडक्टिंग फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया यूपीएससी का, पोजीशन में ऑप्ट टू टेक अ एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दिस लैंग्वेज। कौन सा भी एक लैंग्वेज चुन लो, 22 में से जो भी लैंग्वेज आपको प्रेफर करना है उस लैंग्वेज में आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हो। स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। अपना हर मराठी में, जैसे महाराष्ट्र है, मराठी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, राइट। तो हर एक स्टेट का अपना अपना एक ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकता है, बट यहाँ पे ठीक से देखना, हमने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया। ये हमारी लिंग्विस्टिक पॉलिसी रही है। ओके, बट कुछ केस में हुआ है कुछ प्रॉब्लम। हम प्रॉब्लम क्या हुआ वो डिस्कस करते हैं। हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, काफी प्रोटेस्ट भी हुआ है। द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री अडॉप्टेड अ वेरी कॉशियस एटीट्यूड इन spreading the use of Hindi. According to the constitution, the use of the English for the official purpose was stopped in 1965. हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने 1965 में क्या बोल दिया कि इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं रहेगी। पहले क्या था, इंग्लिश और हिंदी दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज थी, बट अभी सिर्फ हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, इंग्लिश को उन्होंने हटा दिया। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, हमारा नॉर्थ वाला कंट्री तो ठीक है, बट साउथ वाला वो इंग्लिश बोलते हैं और उनका रीजनल लैंग्वेज, वो हिंदी नहीं बोल पाते। तो कुछ नॉन हिंदी लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया। मेनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट डिमांडेड दैट द यूज ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू। कि भैया आपने क्यों उसे रोक दिया, हम तो हिंदी नहीं बोल पाते, हम हमारी रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश ही बोल पाते, तो इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज रखना चाहिए। तो वापस फिर सोचा, इन तमिलनाडु कुछ प्रॉब्लम हुआ, दिस मूवमेंट टुक प्लेस अ वायलेंट फॉर्म, कहीं कहीं पे दंगे हो गए इस नाम से कि भैया इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज दी जाए। पहले दी थी बट उन्होंने 1965 में स्टॉप कर दी। ओके, द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ द हिंदी एंड इंग्लिश। तो हम दोनों यूज करते हैं, इंग्लिश भी और हिंदी भी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, आज का क्राइटेरिया, मतलब आज के दिन पे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किए हुए हैं। ठीक है, उसके साथ प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल। ठीक है भाई, हिंदी को हर बार गवर्नमेंट ने प्रेफर किया है, उसे कंटिन्यूसली उसे हमने प्रमोट किया है। क्या राइट और रॉन्ग है? सही है, अगर गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है हिंदी को तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, बट प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन impose हिंदी ऑन अ स्टेट वेयर द पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। हिंदी को प्रेफर जरूर करता है हमारा गवर्नमेंट, बट हिंदी को इंपोज नहीं करता है जो नॉन हिंदी पीपल है।
ओके, उनको ऐसा नहीं बोला जाता है कि आप हिंदी ही बोलोगे, राइट, वो अपनी लैंग्वेज बोल सकते हैं, इंग्लिश यूज कर सकते हैं एज ऑफिशियल लैंग्वेज। द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय द इंडियन लीडर्स हेल्प द इंडिया अवॉइड द लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट। अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देते ना, हम सिर्फ हम इंग्लिश रखते या सिर्फ हिंदी रखते ना, तो नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल प्रोटेस्ट करते, वायलेंस क्रिएट होता, कहीं पे हो, अरुणाचल प्रदेश में तो हुआ भी, सॉरी आंध्र प्रदेश में तो हुआ भी, राइट। तो हमारा जो ये फ्लेक्सिबल नेचर है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज हमने डिक्लेयर किया, हमने किसी भी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं डिक्लेयर किया, इसके वजह से हमारे कंट्री में लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट जो होने वाले थे वो होने से बच गए। सिविल वॉर जो होने वाला था वो वॉर अभी नहीं हुआ, ओके, बिकॉज ऑफ दीज पॉलिसीज। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल स्टेट पॉलिसी। यहाँ पे भी फेडरलिज्म दिखेगा आपको, वहां पे फेडरलिज्म दिखा कि हमने सब लैंग्वेज के लोगों को पावर को डिवाइड किया, वहां पे भी फेडरलिज्म दिखा। तो हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस इन इंडिया, तो इस तरीके से हो रहा है, पहला वाला, दूसरा वाला, और थर्ड पॉइंट है सेंट्रल स्टेट पॉलिसी। ओके, सो इन्फ्लुएंस सेज द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन द कंट्री। ऑब्वियसली सेंटर और स्टेट और लोकल, यही तो फेडरलिज्म है ना। अगर इन दोनों में रिलेशन अच्छे नहीं है तो फेडरलिज्म अच्छा नहीं है, इन दोनों में रिलेशन अच्छा है तो फेडरलिज्म अच्छा है, ये हम बोल सकते हैं, राइट। तो सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन काफी मैटर्स करते। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी डिपेंडिंग ऑन हाउ रूलिंग पार्टीज एंड द लीडर्स फॉलो दिस अरेंजमेंट। ये जो अरेंजमेंट बनाया हमने, सेंटर स्टेट, ये पावर को डिवाइड किया है, क्या रूलर इसको अच्छे से यूज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड होता है कि कितना फेडरलिज्म सक्सेस होगा कंट्री में, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1990 से पहले, जैसे कि 1990 के पहले हमारा जो रिलेशन था वो काफी खराब था, काफी खराब था। फेडरलिज्म का मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन था वो काफी खराब था 1990 के टाइम पीरियड में, बिफोर 90 के 90। बट आफ्टर 1990 भैया भाईचारा, फ्रैटर्निटी, ओके, यहाँ पे भाईचारा बढ़ गया, भाईचारा, यहाँ पे कोई भाईचारा नहीं था। क्या रीजन रहेंगे, हर एक के अपने अपने रीजन है। जैसे कि बिफोर 1990 द सेम पार्टी रूल बोथ एट द सेंटर एंड इन द मोस्ट ऑफ द स्टेट। देखो 1990 के पहले एक ही चल रहा था, कांग्रेस, एक ही पार्टी, स्टेट में भी सेंट्रल लेवल पे भी एक ही पार्टी चलती थी 1990 के पहले, ओनली इंदिरा गांधी, दैट इज कांग्रेस पार्टी। एक ही पार्टी रूल कर रही थी हर एक स्टेट में और यूनियन में भी, राइट। तो स्टेट और यूनियन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था यहाँ पे कि क्या होता था, कुछ कुछ केस में नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने डिक्लेयर कर दी, वहां थोड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है कि किसी पर्टिकुलर एक स्टेट में उनकी सरकार नहीं आई, इसलिए उन्होंने वहां पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करके उस स्टेट में भी अपनी सरकार को वहां पे अप्लाई किया। ओके, जो एग्जिस्टेंस वहां पे गवर्नमेंट थी उसको हटाया गया और अपनी सरकार वहां पे स्टैब्लिश की गई। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ओके। 1990 के पहले ये सब होता था कि सेम पार्टी रूल बोथ एट द सेंटर एंड द मोस्ट ऑफ द स्टेट, मोस्ट ऑफ द स्टेट एंड सेंटर लेवल पे एक ही पार्टी रूल कर रही है। तो यहाँ पे फेडरलिज्म नहीं देखने को मिलेगा आपको, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट, सेंट्रल और स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट था। स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट एज एटोनोमस फेडरल यूनिट। मतलब स्टेट के पास अपना खुद का कोई पावर नहीं था, अपना खुद का कोई पावर नहीं था, जो सेंट्रल बोलेगा वही स्टेट को करना पड़ता था। ये 1990 के पहले था। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशनल, डिसमिस द गवर्नमेंट कंट्रोल बाय द राइवल पार्टी। यहाँ पे एग्जांपल है इंदिरा गांधी का, मैंने बताया आपको कांग्रेस पार्टी के बारे में कि उन्होंने एक नेशनल इमरजेंसी, अगर उनका स्टेट में कंट्रोल नहीं है तो कुछ कुछ स्टेट में वो पावर का मिसयूज करके अपनी सरकार को वहां पे स्टैब्लिश करवा देते थे। दिस अंडरलाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। भैया फेडरलिज्म यहाँ पे परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि ये अगर प्रैक्टिस किया जा रहा है तो फेडरलिज्म नहीं होगा, और फेडरलिज्म नहीं मतलब सेंटर और स्टेट की पॉलिसी रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा। बट यहाँ पे उल्टा देखो क्या है, यहाँ पे देखो राइज ऑफ रीजनल आफ्टर 1990, राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इन मेनी स्टेट। धीरे धीरे क्या 1990 के बाद में प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही बेहतरीन लेवल पे कुछ छोटे छोटे पार्टी भी बहुत बेहतरीन लेवल पे परफॉर्मेंस कर रहे थे। मतलब एक जो सिंगल डोमिनेंस पार्टी जो हुआ करती थी 1990 के पहले सिर्फ कांग्रेस पार्टी, अभी कांग्रेस पार्टी के अलावा बहुत सारे छोटे छोटे रीजनल पार्टीज भी इमर्ज होने लगे। तो यहाँ पे टक्कर होने लगी, ओके। और जब टक्कर होती है तभी तो वहां पे एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है और उसकी वजह से हमारा डेमोक्रेसी स्ट्रांग होता है। बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ पावरफुल नहीं रहेगा, यहाँ पे कुछ स्टेट पार्टीज भी रहेंगी जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूरत पड़ेगी, कोलिएट करेंगे, मिलके गवर्नमेंट बनाएंगे। तो यहाँ पे सेंटर और स्टेट, सेंटर को स्टेट की भी जरूरत पड़ने लगी गवर्नमेंट बनाने के लिए सेंटर लेवल पे। तो अभी ये रीजनल पार्टीज को, स्टेट पार्टीज को डोमिनेंस क्रिएट कर नहीं सकते उनके ऊपर, उनको साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे जरा रिलेशन खराब थे सेंटर और स्टेट के, और यहाँ पे थोड़े से
इंप्रूव हुए। सो नो सिंगल पार्टी, नो क्लियर मेजोरिटी, नेशनल पार्टीज हैड टू अलाइ विद द रीजनल पार्टीज। भैया आप रीजनल पार्टी को इज्जत नहीं देते थे पहले, स्टेट पार्टी को इज्जत नहीं देते थे, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इज्जत देना पड़ेगा, रीजनल पार्टी को भी इज्जत देना पड़ेगा आपको। ओके, क्योंकि अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट बना रहे हो तो आपको यहाँ पे उनका साथ चाहिए, तभी तो आप गवर्नमेंट बना पाओगे ना, राइट। इसलिए लेड टू द न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, लेड टू द न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे सेंटर और स्टेट एक दूसरे को पावर शेयर कर रहा है। तो 1990 के पहले थोड़ा प्रॉब्लम था, 1990 के बाद में सेंटर और स्टेट के रिलेशन अच्छे होना स्टार्ट हुए। ठीक है, समझ में आया आपको ये टॉपिक। डिसेंट्रलाइजेशन ये पूरा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ये एक टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है, ये लास्ट वाला टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन। मैं सिंपल पहले मीनिंग क्लियर करता हूं, इसका मीनिंग होता क्या है। ओके, डिसेंट्रलाइजेशन यहां पे बताया हुआ है। डिसेंट्रलाइज मतलब पहले सेंट्रल और स्टेट लेवल पे ही हमारा पावर था, हमने और एक पावर को और एक लेयर को ऐड कर दिया जो कि कहलाता है लोकल गवर्नमेंट, जिसे हम पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज भी बोलते हैं। तो हमने क्या किया, पावर को और नीचे लेवल तक क्या किया, हमने डिवाइड किया, उसे ही हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि इन इंडिया फेडरल पावर शेयरिंग रिक्वायर अनदर टियर फॉलो द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल फॉलो द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट को फॉलो कौन करना है, लोकल गवर्नमेंट। मतलब हमने लोकल लेवल पे भी पावर को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। When power is taken away from the central and the state government and given to the local government, power is taken from the central and state and then taken to the local, उसे हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। समझ में आया, मे भी क्लियर हो गया होगा आपका ये टॉपिक। उसके साथ हम द रैशनल बिहाइंड, क्यों किया भाई, जरूरत क्या थी रैशनलाइजेशन मतलब डिसेंट्रलाइजेशन करने की, राइट। कैसे मजाक मजाक में पॉपकॉर्न खाते हुए किया, नहीं, रैशनल था, मतलब कुछ रीजन था, इस रीजन के वजह से ही हमने इसको डिसेंट्रलाइजेशन में इंट्रोड्यूस किया। क्या रीजन था, पहला, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम दैट इशू विच आर बी सेटल एट द लोकल लेवल। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जो लोकल पीपल के हैं, तो वो लोकल लेवल पे ही सॉल्व होने चाहिए बाय लोकल गवर्नमेंट, इसलिए हमने लोकल गवर्नमेंट को लाया। क्या होता है, एक छोटा सा किसान अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकता ना, दैट इज द प्रॉब्लम, राइट। तो कहां जाएगा, लोकल लेवल पे जो भी लीडर रहेंगे उनसे मिलेगा और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा, इसलिए हमें लोकल लेवल पे गवर्नमेंट चाहिए, पहला रैशनल, पहला रीजन। दूसरा है पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटी। क्या होता है, लोकल लेवल के प्रॉब्लम ना लोकल लोगों को ही ज्यादा पता होता है, तो अगर लोकल लेवल को हमने पावर दे दी, कुछ लीडर्स बना दिए उसमें से, तो वो लोकल लेवल के प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, उतना अच्छा स्टेट गवर्नमेंट भी सॉल्व नहीं कर पाएगा, उससे अच्छा लोकल करेंगे, क्योंकि वो लोकल उसी लोकेलिटी के होते हैं, तो वही अगर लीडर बनते हैं तो वहां के जो प्रॉब्लम्स होगी वो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, दिस हेल्प्स टू इनकलकेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। यहां से क्या हो रहा है, जो लोकल लेवल का भी बंदा है ना वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, इससे क्या होगा, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन क्या होगा, बढ़ेगा। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने डिसेंट्रलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द रैशनल्स बिहाइंड द डिसेंट्रलाइजेशन, दीज आर द फोर टॉपिक, देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट शुड बी सॉल्व एट द लोकल लेवल। दूसरा है पीपल हैव बेटर नॉलेज अबाउट देयर लोकल प्रॉब्लम्स सो दे कैन सॉल्व बेटर। थर्ड है दे आल्सो हैव बेटर आइडियाज ऑन वेयर द मनी, अब ये हमने डिस्कस नहीं किया, द बेटर मनी एंड हाउ द मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली। क्या होता है, लोकल लेवल के जो लोग होते हैं उनको पैसा कहाँ खर्च करना है, कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये बेस्ट पता होता है, राइट। तो वो क्या कर सकते हैं, रूट तक जाके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ये चार रीजन है आपके पास, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे, तो ये चार पॉइंट्स आपके पास है। उसके साथ हम डिस्कस करें, देयर वर सेवरल अटेम्प्ट टू डिसेंट्रलाइजेशन, बहुत अटेम्प्ट हुए डिसेंट्रलाइजेशन के, कि भैया लोकल लेवल पे गवर्नमेंट होनी चाहिए, राइट। बट बहुत सारे अटेम्प्ट के बाद भी इसे कुछ इंप्लीमेंट किया गया नहीं, नॉट वेरी मच सक्सेसफुल। व्हाई, क्यों सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट तो बोल रहा था कि आपको क्या करना है, स्टेट गवर्नमेंट को लोकल लेवल को भी प्रॉब्लम्स कुछ पावर शेयर करनी है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनानी है, बट बहुत सारे स्टेट बना नहीं रहे थे, कुछ स्टेट इनिशिएटिव ले रहे थे, कुछ स्टेट इनिशिएटिव नहीं ले रहे थे, दैट्स व्हाई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। ओके, क्यों नहीं रहा, पंचायत एंड द म्युनिसिपैलिटीज वर सेट अप ऑल द स्टेट बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जहां पे उन्होंने क्या किया,
लोकल गवर्नमेंट तो बना दिया, पंचायत सिस्टम भी बना दिया, म्युनिसिपलिटी भी बना दिया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी बना दिया, बट वो स्टेट के अंडर काम करेंगे। ओके, बहुत सारे ऐसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थे जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे थे, तो वो ठीक तरीके से ऑटोनोमस बॉडी नहीं थी, वो अपने तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो स्टेट के अंडर थे, इसलिए ये फेल रहा डिसेंट्रलाइजेशन। दूसरी, इलेक्शन टू दिस लोकल गवर्नमेंट आवर नॉट हेल्ड रेगुलरली, सिर्फ नाम का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाया था, इलेक्शन रेगुलरली 5-5 साल बाद हो नहीं रहे थे, इलेक्शन हो ही नहीं रहे थे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन, अगर वो बना भी दिया, इलेक्शन भी हो गया, बट उनके पास पैसे ही नहीं थे अपने खुद के, स्टेट गवर्नमेंट के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा था, बट स्टेट गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रहे थे गवर्नमेंट चलाने के लिए, राइट। तो गवर्नमेंट चलेगी कैसे? कोई भी सिस्टम हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी एकेडमी हो, कोई भी बिजनेस हो, पैसों के बिना नहीं चलता है। तो वो एक इंस्टीट्यूट है लोकल गवर्नमेंट, तो उसको पैसे चाहिए। दस देयर वाज वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इफेक्टिव टर्म्स। तो अगर ठीक से देखेंगे तो डिसेंट्रलाइजेशन सिर्फ नाम के पन्नों पे लिखा हुआ था, बट डिसेंट्रलाइजेशन को कोई फॉलो सीरियसली नहीं कर रहा था। दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, डिसेंट्रलाइजेशन पावर को तो शेयर कर लिया, फेडरलिज्म को अच्छा स्ट्रॉन्गर किया हमने पावर को शेयर करके, बट वो पावर जो शेयर की गई है उसे एक्चुअल में फॉलो नहीं किया जा रहा था, उसे इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा था। ओके, उसके बाद मेजर स्टेप टुवर्ड द डिसेंट्रलाइजेशन वर टेकन इन 1992। तो गवर्नमेंट को समझ में आया कि अरे भैया, हमने तो सिर्फ पेपर पे लिख दिया डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, बट यार ये इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो उन्होंने 1992 में सोचा कि अभी क्या करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर देते हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं तो लोग इसे क्या करेंगे, तो स्टेट इसको सीरियसली फॉलो करेंगे, क्योंकि जो भी चीज अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है तो वो बाउंड हो जाती है, वो आपको फॉलो करनी ही पड़ती है, राइट। सो नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी। हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और कॉन्स्टिट्यूशन में डाला 73rd एंड 74th में कि भैया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, पंचायती राज सिस्टम होनी चाहिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में सीधा सीधा डाल दिया 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के थ्रू। नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड अ रेगुलर इलेक्शन टू द लोकल बॉडीज। अभी क्या है, लोकल बॉडी के इलेक्शन होने ही चाहिए, ये मैंडेटरी हो गया। इसलिए लोग क्या करने लगे, अभी इसे स्टेट इसको सीरियसली लेने लगे कि भैया इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्शन करेंगे, ऑटोनोमस बॉडी रहेंगे, पैसे भी दे देंगे, कुछ शेयर कर देंगे, पावर भी थोड़ी शेयर कर देंगे, इस तरीके से लोकल लेवल की एक गवर्नमेंट बन जाएगी और लोकल लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सीट्स आर रिजर्व, कुछ सीट्स रिजर्व किए गए, इलेक्टेड बॉडीज एंड एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन फॉर द शेड्यूल, कुछ शेड्यूल कास्ट, कुछ शेड्यूल टाइप के लिए सीट्स भी दिए गए। ओके, जो मतलब लीस्ट वीकर सेक्शन, सो कॉल्ड वीकर सेक्शन है, उनको भी सीट्स यहाँ पे दी गई, रिजर्व सीट। एटलीस्ट 1/3 ऑफ द पोजीशन वर रिजर्व फॉर द वुमन। वुमन भी होने चाहिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, क्योंकि वुमन के भी प्रॉब्लम लोकल लेवल पे सॉल्व होने चाहिए, तो वुमन भी होनी चाहिए, तो वुमन के लिए भी रिजर्व सीट्स रखे गए। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन भी बनाया गया है, जो लोकल लेवल के इलेक्शन को कंडक्ट कराएगा, मतलब पंचायती और म्युनिसिपल इलेक्शन जो भी रहेंगे पंचायत लेवल के, जैसे पंच के इलेक्शन हुए, नगर सेवक के इलेक्शन हुए, मेयर का, राइट, ये सारी चीजें जो है ये स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराएगा। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एंड द नेचर। रेवेन्यू भी शेयर करना पड़ेगा भैया, इलेक्शन करा रहे हो, मजा आ गया। उसके बाद पैसा भी तो चाहिए गवर्नमेंट चलाने के लिए, पैसा कहां से आएगा, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ रेवेन्यू शेयर करना पड़ेगा लोकल गवर्नमेंट को, तभी तो लोकल गवर्नमेंट चल पाएगी, राइट। तो यहाँ पे पैसा भी मिल गया, अब सब कुछ मिल गया है, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट भी हो गई है, मैंडेटरी हो गया इलेक्शन कराना, रिजर्वेशन भी रखा गया, रेवेन्यू भी दी गया। अब कैसा नहीं चलेगा, अब डिसेंट्रलाइजेशन पूरी तरीके से यूटिलाइज होगा। अभी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चलेगा, पंचायती लेवल पे भी चलेगा और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेवल पे भी चलेगा। समझ में आया? तो इस तरीके से हमने डिसेंट्रलाइजेशन को और स्ट्रॉन्ग किया। 1 मिनट। ओके, उसके साथ आगे चलते हैं हम। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अभी बन चुकी है, हमने बनवा दी है, राइट, तो अमेंडमेंट हो चुका है, सब कुछ मिल चुका है, अभी एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन चुकी है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हमें 2 टाइप देखने को मिलते हैं। एक है रूरल लोकल गवर्नमेंट, रूरल लेवल मतलब गांव लेवल पे, गांवों में आपको पंचायती राज सिस्टम दिखेगा, और अर्बन लोकल गवर्नमेंट वहां पे आपको म्युनिसिपैलिटीज देखने को मिलेगी। ओके, सो दोनों को हम डिस्कस करते हैं। रूरल लोकल गवर्नमेंट क्या होता है, पंचायती राज क्या होता है, ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है। अर्बन मतलब जहाँ पे सिटीज है, जहाँ पे बड़े बड़े शहर है, जैसे कि पुणे सिटी, पिंपरी है, राइट, ऐसे बड़े बड़े सिटीज है, तो वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज देखने को मिलेगा आपको। ओके,
तो दोनों को देखते हैं। सबसे पहले रूरल का देखते हैं कि रूरल में क्या होता है। देखो रूरल मतलब गांव आता है, ओके, रूरल मतलब क्या आता है, गांव आता है। तो गांव में होगा पंचायत राज सिस्टम, समझ में आया, पंच होते हैं। तो ग्राम पंचायत होगी। ग्राम पंचायत क्या होता है, ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट है वो ग्राम पंचायत। कई एक स्टेट का ग्राम पंचायत हो सकता है, सॉरी एक विलेज का ग्राम पंचायत हो सकता है, या 2-3 विलेज का मिलके एक ग्राम पंचायत हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज द काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड्स। अभी इसमें होते क्या है, इसमें कौन कौन लोग होते हैं, यहाँ पे क्लियरली देखो, यहाँ पे कौन कौन लोग होते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं, पंच होते हैं, प्रेसिडेंट या सरपंच। पंच, सरपंच, वार्ड मेंबर्स इस ग्राम पंचायत में होते हैं। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, है ना। ये पंच जो होते हैं गांव के सारे लोग आते हैं, वोट करते हैं, तभी पंच का इलेक्शन कंप्लीट होता है, तभी पंच इलेक्ट होता है। तो ये इलेक्टेड होते हैं, ओके। वार्ड में जितने भी लोग रहेंगे वो इलेक्शन करेगा और इनमें से एक पंच को चुनेंगे। इट इज डिसीजन मेकिंग बॉडी। ये क्या करेगी, गांव के जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हो गए ग्राम पंचायत, वो ग्राम पंचायत लिया जाएगा, ओके। ग्राम पंचायत जब होती है साथ में, तब मेजर मेजर डिसीजन वहां पे लिए जाते हैं गांव के डेवलपमेंट के रिलेटेड, ठीक है। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। अभी ये ग्राम पंचायत को सुपरवाइज कौन करता है, ग्राम सभा। ग्राम पंचायत को सुपरवाइज कर रहा है ग्राम सभा। What is ग्राम सभा? ग्राम सभा इज अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल अडल्ट वोटर्स, जो कि 18 कंप्लीट है इन अ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में जितने भी 18 प्लस लोग जो वोट कर रहे हैं वो ग्राम सभा का पार्ट होते हैं, और ये ग्राम सभा ग्राम पंचायत पे क्या करती है, ध्यान देती है और उसे सुपरवाइज करती है। इट हैज टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस थ्राइस इन ईयर। एक साल में भाई 2 या 3 बार मिलना पड़ता है टू एनुअल बजट। बजट क्या होता है, बजट होता है कि आपका आने वाला साल और आपका अभी गया हुआ साल, उसमें आपने कितना एक्सपेंडिचर किया है, कितना रेवेन्यू आपने जनरेट किया है, इन दोनों का जो रिसिप्ट होता है वो होता है बजट। कि गवर्नमेंट आने वाले साल में कहां पे कितना खर्चा करने वाली है, कितना गवर्नमेंट का स्पेंडिंग है, कितना अर्निंग है, पिछले साल में कितना खर्चा कर चुके हैं, कितना रेवेन्यू आ चुका है, ये सारों का डिटेल मतलब होता है बजट। तो बजट हर साल डिक्लेयर होता है इंडिया के केस में। ग्राम पंचायत एंड रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत, और ये 2-3 बार मिलके ग्राम पंचायत का क्या परफॉर्मेंस है इस पे भी वो डिस्कशन करते हैं। तो ग्राम सभा एनुअली 2 और 3 टाइम्स मिलती है बजट डिक्लेयर करने के लिए, और उसके साथ परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत, ओके। तो ये है ग्राम पंचायत जिसको सुपरवाइज कर रहा है ग्राम सभा। ग्राम सभा में ऑल अडल्ट वोटर्स हो गए ग्राम पंचायत के। ग्राम पंचायत में वार्ड मेंबर हो गए, पंच हो गए, सरपंच हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, जो कि डायरेक्टली लोगों से क्या हो गए, इलेक्टेड हो गए। और तो इसमें कुछ नहीं है। ये मेजरली क्या करेंगे, ग्राम पंचायत का काम होता है डिसीजन, गांव के रिलेटेड डिसीजन लेना, ठीक है। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं हम। देखो ग्राम पंचायत के बारे में मैंने डिक्लेयर किया आपको, मैं यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझा देता हूं कि ग्राम पंचायत, ओके, ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे होता है। बहुत सारे ग्राम पंचायत, एक ग्राम पंचायत हो गया, और ग्राम पंचायत दूसरे गांव का, तीसरे गांव का ग्राम पंचायत, ये सब कुछ मिला के होता है पंचायत समिति। क्या होता है, पंचायत समिति। ठीक से समझना इसको, पंचायत समिति। ग्राम पंचायत, सारे ग्राम पंचायत मिलके, आसपास के सारे गांवों के ग्राम पंचायत मिलके बनता है पंचायत समिति, जो कि ब्लॉक लेवल बोलते हैं उसे हम। ये विलेज लेवल हो गया, ये ब्लॉक लेवल हो गया। अभी बहुत सारे पंचायत समिति भी होंगे, पंचायत समिति, पंचायत समिति, पंचायत समिति, ये पूरे पंचायत समिति मिलके बनता है जिला परिषद, बनता है जिला परिषद। कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको बताया बहुत सारे गांवों में ग्राम पंचायत होता है, या 2-3 गांव का मिलकर एक ग्राम पंचायत होता है। बहुत सारे ग्राम पंचायत मिलके पंचायत समिति, और बहुत सारे पंचायत समिति मिलके जिला परिषद बनता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाता है। समझ में आया आपको? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है, बट ठीक से समझ लेना इसको। वीडियो वापस स्क्रॉल पीछे करो, वापस देखो, समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत तो मैंने बता दिया आपको। ग्राम पंचायत मिला के पंचायत समिति, जिसे ब्लॉक भी बोलते हैं, मंडल भी बोलते हैं, बहुत सारे पंचायत समिति मिलकर जिला परिषद। इसमें फंक्शनिंग कैसा होता है? फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड एज अ पंचायत समिति, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि बहुत सारे
ग्राम पंचायत मिलके क्या बनाते हैं, यूजुअली कॉल्ड एज अ पंचायत समिति, यूजुअली कॉल्ड एज अ पंचायत समिति, ब्लॉक भी बोलते हैं, मंडल भी बोलते हैं। द मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय द ऑल द पंचायत मेंबर्स। अभी जो भी पंचायत समिति के मेंबर जो होंगे ना, वो जिला पंचायत के जो मेंबर है वो चुनेंगे। ठीक से कंफ्यूज मत होना, ठीक से सुनो। ग्राम पंचायत के जो भी मेंबर्स है, वो जो भी वार्ड सरपंच पंच वगैरह, वो सब मिलके पंचायत समिति के जो मेंबर को चुनते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे जो भी मेंबर होंगे वो सारे पंचायत समिति के मेंबर मिलके जिला परिषद के मेंबर को चुनते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। ग्राम पंचायत के जो सारे वार्ड मेंबर्स है, जितने भी मेंबर्स है, वो सारे मिलके पंचायत समिति के मेंबर को चुनते हैं, और पंचायत समिति के जितने भी मेंबर्स है वो सारे मिलके जिला परिषद के मेंबर को इलेक्ट करते हैं। समझ में आया है? नहीं आया तो कमेंट में लिखो। ऑल द पंचायत समिति और द मंडल इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ जिला परिषद। मैंने बता दिया, मोस्ट मेंबर ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड। मेंबर ऑफ द लोक सभा एंड द एमएलए ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ द अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर आल्सो इट्स मेंबर। तो जिला परिषद में कुछ खास मेंबर भी होते हैं, जैसे कि कुछ एमएलए भी होते हैं, ओके, कुछ लोकसभा के मेंबर हो सकते हैं। सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर पार्ट ऑफ द जिला परिषद। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। ओके, मतलब चेयरपर्सन, जिला परिषद चेयरपर्सन वो हेड होता है जिला परिषद का, वो हेड होता है जिला परिषद का। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद अर्बन लोकल, रूरल का मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया आपको। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट का। अर्बन में क्या है, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज फॉर द अर्बन एरियाज, म्युनिसिपैलिटी हो सकता है। ओके, म्युनिसिपैलिटी आर सेट अप इन टाउन्स। बिग सिटीज हैव अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अगर शहर छोटा है तो म्युनिसिपैलिटीज होता है, अगर शहर बड़ा है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा। बोथ म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर कंट्रोल्ड, कौन कंट्रोल करते हैं, बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन्स रिप्रेजेंटेटिव, पर्सन्स रिप्रेजेंटेटिव। जो भी मेंबर्स रहेंगे, जो भी यहाँ पे म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रहेंगे, इनको कंट्रोल कौन कर रहा है, इनको कंट्रोल कर रहा है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, मतलब लोग रिप्रेजेंट, इलेक्टेड बॉडीज। म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज अ पॉलिटिकल हेड। इसका पॉलिटिकल हेड कौन है, म्युनिसिपैलिटी का म्युनिसिपल चेयरपर्सन, ये हेड रहेगा म्युनिसिपैलिटी का। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो ऑफिसर रहेगा वो रहेगा मेयर, वो रहेगा मेयर। इन अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सच ए ऑफिसर इज कॉल्ड एज मेयर। म्युनिसिपैलिटी में हेड है म्युनिसिपल चेयरपर्सन, बट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उसे बोला जाता है, उसका जो हेड रहेगा वो रहेगा मेयर। ठीक है, तो दोनों अथॉरिटीज अलग अलग है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ओके, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अचीवमेंट क्या और चैलेंजेस क्या, दोनों मैंने डिस्कस किया आपको कि रूरल लोकल गवर्नमेंट क्या होता है, जिसमें हमने पंचायती राज सिस्टम देखा। ओके, उसके साथ हमने दूसरे साइड में अर्बन लेवल पे देखा, जो कि हमने देखा म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अगर सिटी स्मॉल है तो म्युनिसिपैलिटी, अगर सिटी बिग है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अगर गांव है तो वहां पे आपका पंचायत राज सिस्टम रहेगा। पंचायत राज सिस्टम हमने ग्राम पंचायत देखे, ग्राम पंचायत मिला के पंचायत समिति होता है, और पंचायत समिति मिलके जिला परिषद होता है, राइट। तो ये ग्राम पंचायत डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, जहाँ पे पंच सरपंच होते हैं। ओके, और अगर हम अर्बन का देखें तो वहां पे म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, स्टिल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अभी इंप्लीमेंट किया गया है, हर एक स्टेट में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अभी भी कुछ चैलेंजेस है, अभी भी कुछ अचीवमेंट्स भी है। तो अचीवमेंट्स क्या है और क्या और काम करना है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंप्रूव करने के लिए, तो चैलेंजेस भी हम देखेंगे। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के कुछ अचीवमेंट्स, देयर आर नाउ अबाउट 36 लाख, हाउ मेनी, 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी। जैसे ही हमने डिसेंट्रलाइज किया पावर को, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाया, तो हमें 36 लाख रिप्रेजेंटेटिव बढ़ गए हमारे, जो कि ऑल ओवर कंट्री के हमने बताए जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर द लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प टू डीपन द डेमोक्रेसी इन अवर कंट्री। जितना आप डिसेंट्रलाइज करोगे, जितना पावर को शेयर करोगे, उतना आपका डेमोक्रेसी क्या होगा, डीपन होगा, उतना स्ट्रांग होगा, उतना ग्राउंड लेवल पे क्या होगा, डेमोक्रेसी पहुंचेगा, और लोगों के लोकल लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। इट हैज आल्सो इंक्रीज द वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस ओवर द डेमोक्रेसी। धीरे धीरे क्या हुआ है, वुमेन का भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बढ़ता गया है। ओके, तो कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे कि हम चैलेंजेस को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा।
ओके, while election are held regularly and enthusiastically, ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। कुछ चैलेंजेस है कि ग्राम सभा जो है, जो रेगुलरली मीटअप होना चाहिए उनका, ट्वाइस और थ्राइस मैंने बताया था आपको, 2 से 3 बार हर ईयर में मिलना चाहिए, बट वो मीटिंग नहीं हो रही है। दिस इज द चैलेंज। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर सिग्निफिकेंट पावर टू दी लोकल गवर्नमेंट। अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स है, अभी भी ऐसे बहुत सारे स्टेट्स है जो कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट को पावर नहीं दे रहे, रेवेन्यू शेयर नहीं कर रहे। तो अगर रेवेन्यू शेयर नहीं करोगे तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं चलेगा, वर्क नहीं करेगा। तो दिस इज द प्रॉब्लम। नॉर हैव दे गिवन एडेक्वेट रिसोर्सेस, उनको रिसोर्सेस भी नहीं मिला है। तो कुछ भी, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, गवर्नमेंट हो, उसे चलाने के लिए पैसा लगता है, तो पैसे भी उनको दिए नहीं जा रहे। दिस इज ऑल्सो द चैलेंज। सो वी आर द स्टिल अ लॉन्ग वे फॉर रियलाइजिंग द आइडियल ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट। अभी तक हम जो सेल्फ गवर्नमेंट चाहते हैं, जो आइडियल सेल्फ गवर्नमेंट है, वो अचीव करने में काफी दूर है। अभी तक हमें बहुत सारे चैलेंजेस पे काम करना है। ओके, चैप्टर एंड हो चुका है। 4 टॉपिक को हमने पार्ट 1 में 2 और पार्ट 2 में 2, तो 4 टॉपिक को हमने डिस्कस कर लिया है। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगले वीडियो में हम मिलते हैं अगले एक बेहतरीन चैप्टर के साथ। इस बार हम इकोनॉमिक्स जाएंगे या ज्योग्राफी जाएंगे या हिस्ट्री का एक चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगले वीडियो का ध्यान रखना, कौन सा वीडियो, कौन से चैप्टर पे वीडियो बनाना है, आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेहतरीन चैप्टर के साथ। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।